नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सिविल प्रक्रिया संहिता अर्थात सीपीसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, जब भी आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, यथासंभव कोशिश ये करें कि अपने साथ संबंधित विषय से जो बैरेक्ट है उसे लेकर बैठें, ताकि आपको समस्त धाराएं, अनुच्छेद या फिर ऑर्डर आपको एक ही बार में आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, आज सीपीसी के इस वीडियो के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गवाह की याददाश्त ताजा करने और दूसरे पक्ष के साक्षी के प्रतिपरीक्षण के लिए अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए न्यायालय में दस्तावेज कब पेश किए जा सकते हैं। तो प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया सीपीसी के ऑर्डर 13 रूल 1 से। ऑर्डर 13 रूल 1 के अनुसार कहा गया कि मूल दस्तावेजों का विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश किया जाना। तो प्रस्तुत प्रश्न का सही आंसर होगा नंबर 4, अर्थात आवश्यकता अनुसार किसी भी समय मूल दस्तावेज पेश किए जा सकते हैं। ऑर्डर 13 रूल 1 के अनुसार कहा गया कि पक्षकार या उनके प्लीडर मूल सभी दस्तावेज, साक्ष्य जहां उनकी प्रतियां वादपत्र या लिखित कथन के साथ फाइल की गई हैं, विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश करेंगे। न्यायालय इस प्रकार पेश किए गए दस्तावेजों को ले सकेगा। साथ ही इसमें परंतुक है, परंतु यह तब जबकि उनके साथ ऐसे प्रारूप में तैयार की गई एक सही सूची हो जो उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट की है। इसके अलावा ऑर्डर 13 रूल 1 का सब रूल 3 कहता है कि उपनियम 1 की कोई भी बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो अन्य पक्षकारों के साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किए जाए या किसी साक्षी को उसकी स्मृति ताजा करने के लिए सौंपे जाए। तो प्रस्तुत प्रश्न भी यही पूछा गया कि गवाह की याददाश्त ताजा करने और दूसरे पक्ष को साक्षी के प्रतिपरीक्षण के लिए न्यायालय में दस्तावेज पेश किए जा सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार किसी भी समय किए जा सकते हैं, ऑर्डर 13 रूल 1 उपनियम 3 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि यदि वाद के दोनों पक्षकार वाद की सुनवाई की तारीख पर अनुपस्थित रहते हैं, तब न्यायालय ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकता है। तो ऑर्डर 9 रूल 3 के अनुसार न्यायालय ऐसे वाद को खारिज कर सकता है। इस संदर्भ में प्रावधान दिए गए ऑर्डर 9 रूल 1 के अनुसार। ऑर्डर 9 रूल 1 कहता है कि पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए सम्मन में नियत है। जो दिन प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए सम्मन में नियत है, उस दिन पक्षकार स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा या न्यायालय सदन में हाजिर होंगे, तब के सिवाय जबकि सुनवाई न्यायालय द्वारा नियत किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर दी जाएगी, वाद उस दिन सुना जाएगा। अर्थात उसे उपस्थित होने के लिए बात कही गई है, परंतु यदि ऑर्डर 9 रूल 3 ये कहता है कि जहां दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होता, तो वहां वाद खारिज कर दिया जाना है। ऑर्डर 9 रूल 3 में यह बात कही गई है, जिसमें यह भी कहा गया कि जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर दोनों में से
कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होता, वहां न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि उस वाद को खारिज कर दिया जाए। प्रस्तुत प्रश्न ऑर्डर 9 रूल 3 से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जब प्रतिवादी पर सम्मन की सम्यक रूप से तामील हो जाने के बावजूद भी प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता और केवल वादी उपस्थित होता है, तो ऐसी परिस्थिति में तब न्यायालय किस प्रकार का आदेश जारी कर सकेगा? तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि वाद की एक पक्षीय सुनवाई की जाए। प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया ऑर्डर 9 रूल 6 से। ऑर्डर 9 रूल 6 प्रावधान करता है कि जब केवल वादी उपसंजात होता है तब कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो ऐसी परिस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई की जा सकेगी। अगला प्रश्न है कि जब न्यायालय में केवल प्रतिवादी उपस्थित होता है जो वादी के दावे में किसी भाग को स्वीकार नहीं करता और वादी अनुपस्थित रहता है, तब न्यायालय किस प्रकार का आदेश दे सकेगा? तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय आदेश कर सकेगा कि वाद को खारिज कर दिया जाए। प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया ऑर्डर 9 रूल 8 से। आदेश 8 नियम ऑर्डर 9 रूल 8 से बताया गया कि जहां केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है, अर्थात केवल पुकार होने पर केवल प्रतिवादी आए, वादी नहीं आए, ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? तो ऐसी परिस्थिति में जहां की वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं हो पाता, वहां न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि वाद को खारिज कर दिया जाए। किंतु यदि प्रतिवादी दावे या उसके किसी भाग को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित करेगा और जहां दावे का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो, वहां वह वाद को वहां तक खारिज करेगा जहां तक उसका संबंध अवशिष्ट दावे से है। यह प्रावधान ऑर्डर 9 नियम 8 से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि ऑर्डर 9 रूल 2 या 3 के अंतर्गत खारिज कर दिया जाता है, तब वादी क्या कार्रवाई करेगा? तो ऐसी परिस्थिति में जब ऑर्डर 9 रूल 2 अर्थात सम्मन के तामील के खर्चे अर्थात तलवाना पेश नहीं किया जाता, जब वादी तामील के खर्चा नहीं अदा करता, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय उसके वाद को खारिज कर देता है ऑर्डर 9 रूल 2 के अंतर्गत। और जब वादी और प्रतिवादी दोनों उपस्थित नहीं होते, ऐसी परिस्थिति में ऑर्डर 9 रूल 3 के अंतर्गत वाद का खारिज कर दिया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया ऑर्डर 9 रूल 4 से। ऑर्डर 9 रूल 4 प्रावधान करता है कि वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद को फाइल कर प्रत्यावर्तित कर सकेगा। इसका मूल पाठ कुछ इस प्रकार है कि जहां वाद नियम 2 या 3 के अधीन खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी नया वाद परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए, ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन से बाहर निकलते हुए या लिमिटेशन समाप्त होने के बावजूद भी वो पेश कर सकेगा, लिमिटेशन के अंतर्गत रहते हुए वह नया वाद ला सकेगा या वह उस खारिजी को अपास्त कराने के लिए आवेदन कर सकेगा। जो उसका दावा खारिज किया गया है उसे खारिज को अपास्त करवाने के लिए या तो आवेदन कर सकता है या फिर नया दावा ला सकता है अंदर लिमिटेशन रहते हुए। और यदि वह न्यायालय को समाधान करा देता है कि यथास्थिति नियम 2 में निर्दिष्ट असफलता के लिए उसकी अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त हेतु था, तो न्यायालय खारिजी को अपास्त करने के लिए आदेश करेगा और वाद में आगे की कार्रवाई करने के लिए दिन नियत कर सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा कि वादी नया वाद लाने, नंबर 1 इसका सही आंसर है कि परिसीमा अधिनियम के अधीन रहते हुए
वाद को फाइल कर उसका प्रत्यावर्तित रिस्टोर करवा सकेगा। ऑर्डर 9 रूल 4 में कहा गया ये बात। अगला प्रश्न है कि जहां वादी सम्मन की तामील बिना लौटाने के पश्चात कितने दिन तक नए सम्मन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां वाद खारिज किया जा सकता है। तो प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया ऑर्डर 9 रूल 5 से। आदेश 9 नियम 5। आदेश 9 नियम 5 प्रावधान करता है कि जहां वादी सम्मन की तामील के बिना लौटाने के पश्चात 7 दिन तक नए तामील के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो वहां वाद खारिज किया जा सकता है। जहां सम्मन प्रतिवादी या कई प्रतिवादियों में से एक के नाम निकाले जाने और तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात उस तारीख से 7 दिन की अवधि तक जिसकी न्यायालय को उस अधिकारी की विवरणी दी है, जो कि तामील करने वाले अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली विवरणियों को न्यायालय को मामूली तौर से प्रमाणित करता है, वादी न्यायालय से नए सम्मन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि वाद ऐसे प्रतिवादियों के विरुद्ध खारिज कर दिया जाए, किंतु यदि वादी ने न्यायालय को यह समाधान उक्त अवधि के भीतर कर दिया है कि जिस प्रतिवादी पर तामील नहीं हुई है उसके निवास स्थान का पता चलाने में वह सर्वोत्तम प्रयास करने में असफल रहा है, अथवा ऐसा प्रतिवादी आदेशिका की तामील होने से अपने आप को बचा रहा है, अथवा समय को बढ़ाने के लिए कोई अन्य पर्याप्त कारण है, तो ऐसा आवेदन करने के लिए समय को न्यायालय इतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जितना कि वह ठीक समझे। तो इसका सही आंसर होगा कि 7 दिन के अंदर सम्मन लौटाने की आवेदन करने में असफल रहता है तो वाद को खारिज कर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवादी के विरुद्ध पारित एक पक्षीय डिक्री को किस आधार पर अपास्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, अर्थात 1 और 2 दोनों। अर्थात प्रतिवादी पर सम्मन की तामील सम्यक रूप से की गई थी और सुनवाई की पुकार पर न्यायालय में प्रतिवादी को उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था। ऐसी परिस्थिति में एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया ऑर्डर 9 रूल 13 से। ऑर्डर 9 रूल 13 प्रावधान करता है एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराने के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराने के प्रावधान ऑर्डर 9 रूल 13 में दिए गए हैं। और कब करवाया जा सकता है, किन आधारों पर? कि जहां प्रतिवादी पर सम्मन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई है और सुनवाई की पुकार पर न्यायालय में प्रतिवादी को उपस्थित होने का पर्याप्त कारण था, अनुपस्थित रहने का। अगला प्रश्न है कि यह तथ्य प्रकरण के स्थगन के लिए आधार नहीं माना जाएगा कि कौन सा ऐसा फैक्ट है जिसके लिए स्थगन के लिए आधार नहीं है वह? तो पक्षकार का अधिवक्ता दूसरे न्यायालय में व्यस्त है। आप कोर्ट के समक्ष ये नहीं कह सकते कि पक्षकार का जो अधिवक्ता है, पक्षकार ये नहीं कह सकता कि मेरा अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त है। इसके विपरीत पक्षकार के निकटतम संबंधी की मृत्यु हो जाना आप ये कारण बता सकते हैं। पक्षकार स्वयं या उसके अधिवक्ता को अस्पताल में भर्ती होना, मलेरिया अथवा स्वाइन फ्लू से पीड़ित होना, यह भी एक पर्याप्त कारण है। और इसके अलावा पक्षकार की स्वयं की मृत्यु हो जाना, यह भी एक पर्याप्त हेतुक है। परंतु यह कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि पक्षकार का अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त है। प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया ऑर्डर 17 नियम 2 से के परंतुक से पूछा गया है।
ऑर्डर 17 रूल 2 का परंतुक दिया गया है ज्ञ। परंतुक है ज्ञ, जिसमें कहा गया कि यह तथ्य स्थगन के लिए आधार नहीं माना जाएगा कि किसी पक्षकार का प्लीडर दूसरे न्यायालय में व्यस्त है। स्थगन के लिए न्यायालय समय दे सकता है, सुनवाई स्थगित कर सकता है। स्थगन का प्रावधान ऑर्डर 17 में बताया गया। स्थगन के लिए खर्चे भी निर्धारित किए जा सकते हैं ऑर्डर 17 रूल 2 में। परंतु कहा गया ऑर्डर 17 रूल 2 का जो परंतुक है उसमें बताया गया कि यदि वाद की सुनवाई प्रारंभ हो गई है तो जब तक न्यायालय उन असाधारण कारणों में से उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे सुनवाई का स्थगन अगले दिन से पूरे करने के लिए आवश्यक ना समझे, वाद की सुनवाई दिन प्रतिदिन तब तक जारी रहेगी जब तक कि हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा न कर ली जाए। इसका सेकंड परंतु कहता है कि किसी पक्षकार के अनुरोध पर कोई भी स्थगन ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर उस पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो मंजूर नहीं किया जाएगा। और इसका परंतु ज्ञ कहता है कि पक्षकार का प्लीडर यदि दूसरे न्यायालय में व्यस्त है तो इसको कोई आधार नहीं माना जाएगा स्थगन का। इसके विपरीत किन को आधार माना जाएगा? तो प्लीडर की रुग्णता या दूसरे न्यायालय में उसके व्यस्त होने से भिन्न कारण मुकदमे का संचालन करने में उसकी असमर्थता को स्थगन के लिए एक आधार के रूप में पेश किया जा सकता है। वहां न्यायालय तब तक स्थगन मंजूर नहीं करेगा जब तक उसको समाधान नहीं हो जाता कि ऐसे स्थगन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार समय पर दूसरा प्लीडर मुकर्रर नहीं कर सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में ही स्थगन दिया जा सकता है, अन्य किसी कारण से नहीं दिया जा सकता। और खास तौर से इस कारण पे तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता कि उसका प्लीडर या उसका अधिवक्ता जो है वो अन्य न्यायालय में व्यस्त है। ऑर्डर 17 रूल 2 परंतुक ज्ञ अर्थात सी में बताया गया ये बात। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े थे। आई होप दोस्तों आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यदि आपने, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।